वीडियो नंबर 3 हमारा, ठीक है। सो इसमें हमको क्या पढ़ना है, मोल संकल्पना, ठीक है। मोल संकल्पना पढ़ना है, ठीक है। मोल संकल्पना क्या है, तो मोल का जो मतलब होता है, ठीक है। पहले टॉपिक का नाम ही समझिए, ठीक है। मोल क्या है, तो यहाँ मोल क्या है, एक नंबर है, ठीक है। मोल क्या है, तो एक पूर्ण नंबर है, मतलब क्या है कि एक संख्या है नंबर की, ठीक है। और संकल्पना क्या है, संकल्पना को बोलते हैं धारणा या कॉन्सेप्ट। जैसे कि किसी चीज़ को हल करने का एक सिस्टमेटिक तरीका होता है कि भाई आपको पहले ये करना है, उसके बाद एक, यानी एक चरण तरीके, पहला चरण आएगा, फिर दूसरा चरण आएगा, फिर तीसरा चरण आएगा, यानी एक सिस्टमेटिक तरीके से आप चीज़ों को जब हल करते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संकल्पना या धारणा या कॉन्सेप्ट। यानी किसी भी चीज़ को हल करने का एक तरीके से तरीका, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, वही होती है संकल्पना, ठीक है। तो अब जरा समझते हैं, तो मोल क्या है, तो यहाँ मोल एक नंबर है, ठीक है। अब मोल की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि देखिए मोल संकल्पना लगभग 1967 के आसपास आई है। उसके पहले जितने भी परमाणु, प्रोटॉन थे, न्यूट्रॉन थे और इलेक्ट्रॉन की जो संख्या थी, उनकी जो खोज थी वो हो चुकी है, ठीक है। तो जब परमाणु द्रव्यमान को खोज लिया गया, उसके बाद वैज्ञानिकों के मन में ये विचार आया कि अगर मुझे परमाणुओं की संख्या गिननी हो, तब मैं उसे कैसे गिनूंगा। आपको ये जान के हैरानी होगी कि सुई की जो एक नोक होती है ना, जो नुकीला भाग होता है, उस वहाँ पर भी लगभग 50 लाख से ज़्यादा परमाणु होते हैं, एक सिर्फ सुई की एक नोक पे। तो अब हम अनुमान भी नहीं लगा सकते कि अगर मेरे पास कोई 1 ग्राम भी पदार्थ पड़ा है, 1 ग्राम मान लोहा भी है, तो उसमें कितने परमाणु होंगे उसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, यानी अरबों खरबों से भी कई गुना ज़्यादा। तो जब सिर्फ इतने छोटे जगह पे इतने इतने ज़्यादा नंबर में, इतने ज़्यादा संख्या में परमाणु होंगे, तो आज के समय में जो हम चीज़ों को नापने के लिए या गिनने के लिए जो हमारे पास पद्धतियाँ हैं, जैसे कि हम चीज़ों को बोल सकते हैं कि भाई कोई चीज़ 1 लाख है या करोड़ है या अरब है खरब है, तो वो भी चीज़ें बहुत कम पड़ जाएंगी, ठीक है, परमाणु को गिनने के लिए। तो उसके लिए मेरे पास कोई ऐसी माप पट्टी होनी चाहिए, मेरे पास कुछ ऐसा पैमाना होना चाहिए जो परमाणु की संख्या को माप सके। और सीधी सी बात है, वो नंबर भी जो है मेरे पास, जो पैमाना होना चाहिए वो भी कई गुना बड़ा होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर एक नुकीली चीज़ पे इतने लाख परमाणु, 50 लाख से ज़्यादा संख्या में परमाणु अगर पाए जा सकते हैं, तो फिर हम अनुमान नहीं लगा सकते कि अगर बड़े मेरे पास, मान लो अगर 10 किलो, अगर मेरे पास 10 किलो का अगर मेरे पास एक लोहे का टुकड़ा भी होगा ना, तो उस पर कितने होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे, जिसे मैं गिन भी नहीं सकता, ठीक है। मेरे पास जो, जैसे मैं अरबों खरब बोलता हूँ ना, वो भी कम पड़ जाएगा मापने के लिए। तो मेरे पास कोई एक ऐसा नंबर चाहिए जिसके अंदर मैं उन सभी परमाणु को नाप सकूँ। तो उसके लिए क्या हुआ, मोल संकल्पना दी गई। मोल संकल्पना क्या बताती है कि जो किसी भी तत्व के परमाणु, कोई भी तत्व हो, देखो तत्व क्या होता है, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है। जो किसी भी तत्व के परमाणु या यौगिक क्या होता है, या तो यौगिक क्या हो गया, दो अलग अलग प्रकार के तत्व आपस में मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं। तो यौगिक में उपस्थित जो अणुओं की एक निश्चित ग्राम में मात्रा लो, यानी कोई तत्व है मेरे पास, मान लो हाइड्रोजन है, तो अगर मैं हाइड्रोजन की कुछ ऐसी मात्रा ले लूँ ग्राम में, ठीक है, हाइड्रोजन की कोई ऐसी मात्रा ग्राम में ले लूँ, या यौगिक की किसी भी ऐसी मात्रा में ग्राम में ले लूँ, तो उसमें उपस्थित एक निश्चित, कोई एक ऐसी तो ग्राम में निश्चित मात्रा होगी जिसमें उपस्थित, तो वो उस तत्व के जो परमाणु, उस तत्व के या उस यौगिक के परमाणु या अणुओं की जो संख्या होगी, वो क्या करता है, वो बताता है। मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे बताना है कि किसी भी तत्व या यौगिक में कितने परमाणु हैं, तो कैसे बताऊंगा, तो किसी भी तत्व के परमाणु या फिर यौगिक में उपस्थित जो अणु होंगे, ठीक है, तो अगर उनकी एक निश्चित ऐसी मात्रा में ग्राम में ले लूँ, ठीक है, उस निश्चित ग्राम मात्रा में उपस्थित जो अणु की संख्या होगी या परमाणु की संख्या होगी, उसे मैं मोल संकल्पना के आधार पर बता सकता हूँ, ठीक है। तो पहले हमें दिक्कत ये है कि पहले एक मोल बराबर कितने, उसे एक मोल की कीमत कितनी होती है, पहले तो हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि वो संख्या क्या है। क्योंकि मैंने पहले ही बोला ना कि मोल क्या है, मोल एक पूर्ण नंबर है, कोई एक संख्या है। तो एक मोल बराबर होता है 12 ग्राम कार्बन C12 मतलब होता है कार्बन 12 में उपस्थित परमाणुओं की संख्या। अब यहाँ पे लिखा है C12 मतलब है, यहाँ पे C12 का मतलब है समस्थानिक क्या होता है, यानी ऐसे तत्वों के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक तो क्या हो, समान हो, लेकिन परमाणु भार अलग अलग हो। मतलब ये है कि जैसे मुझे पता है कि कार्बन आता है 6 नंबर पे,
ठीक है। कार्बन कितने नंबर पे आता है, 6 नंबर पे। और मुझे पता है कि कार्बन जो कि एक तत्व है, तो यानी वो कार्बन के ही परमाणु से मिलकर बना होगा, ठीक है। तो कार्बन के ही कुछ ऐसे परमाणु होते हैं अब ऐसे परमाणु होते हैं जिनका जो परमाणु क्रमांक तो 6 होता है, लेकिन जो द्रव्यमान होता है वो कम होता है। मुझे पता है कि कार्बन में 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 न्यूट्रॉन होते हैं, उस हिसाब से इसका जो परमाणु भार होना चाहिए वो 12 होना चाहिए और परमाणु क्रमांक होना चाहिए। उसे लिखते हैं ऐसे कि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है और उसका परमाणु भार 12 है। लेकिन अब क्या होगा, कुछ ऐसे कार्बन के परमाणु होंगे जिनका जो परमाणु भार होगा वो परमाणु क्रमांक तो 6 होगा, लेकिन परमाणु भार क्या होगा, कम होगा। यानी 12 ना होकर 12 से कुछ अलग होगा, लेकिन 12 नहीं होगा। तो अब यहाँ पे कार्बन 12 की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें, क्योंकि अगर देखो मुझे अगर किसी चीज़ को हल्का बताना है या भारी बताना है, कोई चीज़ छोटा है या बड़ा है, वो मैं कैसे बताऊँगा। मुझे पहले तो एक ऐसा नंबर चाहिए, कोई ना कुछ ऐसी एक इकाई चाहिए जिसके साथ मैं तुलना कर सकूं, ठीक है। अगर मेरे पास मान लो 10 आदमी खड़े हैं और ठीक है, तो उन 10 का वजन अलग अलग होगा। तो अगर मैं बोलूँ कि एक काम करो, सबसे हल्के वाला जो व्यक्ति है उसको पहले नंबर पर रखो, भारी वाले को उसके बाद, उस तरह से एक क्रम बनाओ। तो आप कैसे लगाओगे, आप पहले यही तो देखोगे ना, नापोगे तो सही कि कौन कितने किलोग्राम वाला है। तो वो जो किलोग्राम जो एक इकाई होगी ना, ठीक है। तो आपने मापा कैसे, आप पहले ये तो देखोगे ना कि भाई किसका वजन कितना है, तो जिसका वजन कम आएगा उसको आप पहले रखोगे। तो यही कारण हुआ क्योंकि उस समय जो तत्व थे वो खोजे जा चुके थे, तो जब उनके परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से जब उनको रखने की बारी आई, ठीक है, तो मेरे पास कोई एक ऐसा नंबर चाहिए, एक ऐसा परमाणु द्रव्यमान चाहिए जो सभी के लिए समान हो। यानी मैं उसी के साथ तुलना करके मैं बाकी सबको रख सकूँ कि हाँ ये वाला तत्व का परमाणु इससे भारी है, या दूसरा जो तत्व का परमाणु है वो इससे हल्का है। तो एक तो चाहिए ना, जैसे कि गिनती की शुरुआत कहाँ से होती है, 0 से होती है ना। अगर मैं बोल रहा हूँ 10 और एक नंबर मैं अगर 10 नंबर बोल रहा हूँ और 20 नंबर बोल रहा हूँ, तो आप कैसे कहोगे कि 20 जो है 10 से बड़ा है। आप गिनोगे ना, 0 से गिनो कि हाँ भाई 0 से 10 में से 10 संख्या आती है, और 0 से 20 में 20 संख्या आती है, यानी 20 में से 10 घटाऊंगा तभी मेरे पास क्या होगा, 10 मिलेगा। तो आपने शुरुआत तो 0 से की, एक तरह से तुलना करने के लिए ही कार्बन 12 जो तत्व है उसका उपयोग किया गया। अब जो एक मोल यानी जो संख्या है मेरे परमाणु की वो कैसे निकली, कि मैंने क्या किया, कार्बन 12 क्या एक समस्थानिक है, यानी एक परमाणु है। तो उसके एक परमाणु का द्रव्यमान जो होता है वो होता है 1.99 गुणा 10⁻³ ग्राम, ठीक है। तो ये तो एक कार्बन 12 का परमाणु का द्रव्यमान है। मैं बोलूँ कि बताओ भाई 12 ग्राम, अगर मेरे पास 12 ग्राम कार्बन 12 है, 12 ग्राम अगर मेरे पास कार्बन 12 की मेरे पास कुछ ऐसी मात्रा है, 12 ग्राम मात्रा ले लूँ कार्बन 12 की, तो अगर एक कार्बन 12 के परमाणु का द्रव्यमान इतना है, तो मैं बोलूँ कि 12 ग्राम में कितने होंगे, तो कुछ नहीं करना, 12 ग्राम को क्या करोगे, इस एक कार्बन 12 के परमाणु के द्रव्यमान से भाग देंगे। तो जो संख्या मुझे मिलती है वो ये होती है 6.022 गुणा 10⁻23, और इसी संख्या को बोलते हैं एवोगाड्रो संख्या, जिसे हम लोग दर्शाते हैं कैपिटल एन और स्मॉल ए से, ठीक है। तो यानी एक मोल बराबर हो गया 6.022 गुणा 10⁻23, ठीक है। अब क्या हुआ कि इसका फ़ायदा क्या हुआ कि अगर मेरे पास कोई भी पदार्थ है, चाहे ठोस हो, द्रव्य हो, चाहे गैस हो, उसमें एक मोल यानी उस सभी पदार्थ की का कोई एक ऐसा निश्चित परमाणु द्रव्यमान, क्योंकि देखो सभी तत्वों का सभी पदार्थ क्या अलग अलग जो भी पदार्थ होंगे वो अपने अपने परमाणु से मिलकर बने होंगे, और हर तो कोई भी पदार्थ हो, चाहे वो ठोस हो, चाहे द्रव्य, चाहे गैस हो, उन सभी में एक मोल में जो कणों की संख्या होगी, यानी एक उस सभी पदार्थों का एक मात्रा ऐसी होगी एक मोल की, जो सभी पदार्थों के लिए क्या होगी, जो संख्या क्या होगी, निश्चित होगी। मतलब क्या है कि अगर किसी तत्व के परमाणु के एक मोल का द्रव्यमान तो क्या कहते हैं, उसका मोलर द्रव्यमान कहते हैं। कोई भी तत्व है, चाहे वो हाइड्रोजन हो, मैं ऑक्सीजन ले लूँ, तो किसी भी तत्व के जो परमाणुओं, यानी अगर मेरे पास कोई तत्व है और उस तत्व में अगर उस तत्व के मैं परमाणु की कुछ संख्या ले रहा हूँ, ठीक है, कोई भी तत्व है उन परमाणु का कुछ संख्या मैं अपने हाथ में ले रहा हूँ, यानी कुछ उनका कुछ भार तो होगा परमाणु का, उनकी कुछ संख्या ले रहा हूँ, तो वो जो संख्या होगी वो किसके बराबर मुझे ले लेनी है, एक मोल का। तो सीरीज बता, अगर मैं परमाणु की कुछ मात्रा अपने हाथ में लूँगा तो मेरा कुछ द्रव्यमान भी होगा। तो किसी भी तत्व के जो परमाणु की मात्रा मैं ले रहा हूँ,
वो, ठीक है। तो उस परमाणु को मैं किसी तरह, उस परमाणु की संख्या को मैं बोल रहा हूँ कि भैया वो 1 मोल के बराबर है। तो और उस परमाणु का कुछ द्रव्यमान भी होगा और उसी द्रव्यमान को बोलते हैं मोलर द्रव्यमान। तो किसी भी तत्व के परमाणु के 1 मोल का जो द्रव्यमान होता है वही होता है उसका मोलर द्रव्यमान। आगे चलते हैं। फिर बोला है कि किसी भी पदार्थ, चाहे वो तत्व हो, यौगिक अणु हो या यौगिक हो, ठीक है, उसका 1 मोल में जो मात्रा होगी, कोई भी पदार्थ है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि अच्छा 1 मोल से कहने का मतलब ये समझिए कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि मुझे 1 मोल, मैं बोल रहा हूँ एक कि मुझे 1 मोल चाहिए, मुझे 1 मोल पेन दे दो। तो 1 मोल पेन का मतलब है कि मुझे इतने, 1 मोल के अंदर मुझे इतने पेन मिलेंगे। मैं बोल रहा हूँ 1 मोल कि अगर मुझे 1 मोल चाहिए गेंद चाहिए, तो एक तो सामने वाला मुझे कितनी गेंद देगा, इतनी गेंद देगा। यानी इतने सारे जो परमाणु की संख्या है उसको मैंने सिर्फ एक छोटी संख्या दर्शा दिया कि अगर मेरे पास 1 मोल की मात्रा है तो उसमें परमाणु कितने होंगे, इतने होंगे। ये सिंपल सी चीज़ है समझने के लिए, ठीक है। तो अब कैसे निकालेंगे, तो किसी भी पदार्थ की अगर 1 मोल मात्रा मेरे पास है, 1 मोल मात्रा है, 1 मोल में मात्रा की वह संख्या जो ग्राम में उसके परमाणु अथवा अणु के द्रव्यमान के बराबर हो। यानी अगर मेरे पास कोई तत्व है तो उस तत्व की अगर उस तत्व को मैं ग्राम में ले लूँ, उस तत्व के ग्राम में कुछ एक ऐसे निश्चित ग्राम में मात्रा ले लूँ, ठीक है, जो बराबर हो किसके, 1 मोल के। तो कैसे निकालेंगे कि अगर जिस पदार्थ का मुझे निकालना है तो उस पदार्थ के एक परमाणु या उस पदार्थ के एक अणु का जो द्रव्यमान होगा, ठीक है, उस द्रव्यमान को ग्राम में बदल दूंगा जब मैं, तो उस ग्राम की जो मात्रा होगी वो 1 मोल के बराबर होगी, ठीक है। जब मैं उदाहरण बताऊंगा आपको तो चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट है कि परमाणु द्रव्यमान, क्योंकि देखो जिस तरह से हम चीज़ों को ग्राम में मापते हैं तो पीछे जी लगाते हैं, लीटर में मापते हैं तो पीछे LTR लगाते हैं, उसी तरह से जब परमाणु द्रव्यमान निकालते हैं तो अंत में हम लोग क्या लगाते हैं, U लगाते हैं। परमाणु द्रव्यमान की इकाई को किस दर्शाते हैं, तो यू क्या है, तो यूनिफाइड इसे बोलते हैं, ठीक है। परमाणु द्रव्यमान की इकाई को किस दर्शाते हैं, तो यू से प्रदर्शित करते हैं, यानी यू से दर्शाते हैं। यू को हम लोग AMU भी लिख सकते हैं, ठीक है। यू को चूँकि इकाई है, जैसे कि जैसे अगर मुझे मान लो जैसे कि मुझे लिखना है कि कोई चीज़ 12 ग्राम की है, तो आप कैसे लिखोगे, 12 लिख कर फिर पीछे जी लगाओगे ना, पीछे जी लगाना पड़ता है ग्राम के लिए। इस तरह से परमाणु द्रव्यमान जब निकालते हैं किसी भी तत्व का या यौगिक का, तो पीछे हम लोग क्या लगाते हैं, यू लगाते हैं। और यू को मैं AMU भी लिख सकता हूँ। AMU का मतलब होता है A से एटॉमिक, M से मास, U से यूनिट। एटॉमिक मतलब होता है परमाणु, मास मतलब होता है द्रव्यमान, यूनिट मतलब होता है इकाई, ठीक है। तो ये एक इकाई है, ठीक है। इसमें अब आते हैं उदाहरण पे। जैसे कि मान लो मुझे निकालना है कि मैं निकाल रहा हूँ हाइड्रोजन के लिए, तो हाइड्रोजन आता है 1 नंबर पे, हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है, जिसमें क्या होता है, प्रोटॉन 1 होता है, न्यूट्रॉन कितना होता है, 0 होता है, एक, ठीक है। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है और प्रोटॉन 1 होता है। तो इसका परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, हमें पता है परमाणु द्रव्यमान क्या होता है कि किसी भी, और देखिए वो दिखता है कैसे, जैसे कि ये एक परमाणु है हाइड्रोजन का, तो केंद्रक में तो 1 प्रोटॉन है क्योंकि न्यूट्रॉन है नहीं, और एक ही, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन 0 है, प्रोटॉन 1 है, तो परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, 1 + 0 यानी 1। तो परमाणु द्रव्यमान क्या आ जाएगा मेरे पास, 1। यू लगाऊंगा क्यों, क्योंकि इकाई है ना, मैं बोला ना परमाणु द्रव्यमान की इकाई जैसे हम लोग ग्राम लिखते हैं, तो मुझे जब परमाणु द्रव्यमान निकालूंगा तो पीछे क्या लगाऊंगा, मैं यू लगाऊंगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, जो यू है उसे मैं किस में बदल दूंगा, ग्राम में, ठीक है। तो जब मैं किसी भी परमाणु द्रव्यमान की इकाई को ग्राम में बदल देता हूँ तो वो जो द्रव्यमान होता है वो कहलाता है मेरा ग्राम परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। तो कैसे लिखना है, जब हम किसी भी तत्व या यौगिक के परमाणु या अणु के द्रव्यमान को ग्राम से बदल देते हैं तो प्राप्त होने वाला द्रव्यमान को हम लोग कहते हैं ग्राम परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। और जैसे ही आपने उस परमाणु के द्रव्यमान को, अब यहाँ पे परमाणु को बदल रहे हैं इसलिए मैं परमाणु द्रव्यमान बदल रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे अणु के द्रव्यमान को ग्राम में बदलेंगे तो वहाँ पे बोलूँगा अणु का द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान। तो जैसे ही आप उसको ग्राम में बदला तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 मोल के, और 1 मोल बराबर होता है 6.022 मतलब कि अगर मेरे पास हाइड्रोजन के 1 ग्राम मात्रा है तो उसमें परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, इतनी होगी, ठीक है। एक और उदाहरण समझते हैं, जैसे कि मान लो ऑक्सीजन आता है 8 नंबर पे, और परमाणु उसके कुछ इस तरह दिखते हैं कि बीच में प्रोटॉन है, ठीक है, और कितने 8 नंबर पे आ रहा है, यानी अंदर 8 प्रोटॉन होंगे और 8 ही न्यूट्रॉन होंगे और 8 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। और न्यूट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी, 8 ही होगी, ठीक है। नेक्स्ट जो है, और
अब उसको तो भरेंगे कैसे कि एक तो पहली कक्षा में 2 भरेंगे और लास्ट वाले में 6, तो 6 और 2 8 हो जाएंगे। अब क्या होगा कि 1 मिनट, यहाँ पे मैंने 6 लिख दिया, आई थिंक मेरे ख्याल से यहाँ पर आएगा 8 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 8 कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। 8 प्रोटॉन होंगे, और क्योंकि ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है ना, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है। तो 8 प्रोटॉन होंगे और 8 ही न्यूट्रॉन होंगे, ठीक है, और 8 ही इलेक्ट्रॉन भी होंगे। तो 8 और 8 कितना हो जाता है 16, ठीक है। 8 और 8 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब क्या होगा, इसे मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 18, लेकिन 18 के साथ मुझे यू लगाना पड़ेगा क्योंकि परमाणु द्रव्यमान निकाला ना मैंने, 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन बराबर कितना 16, एक 16 यू, ठीक है। 16 यू, 8 और 8 16 हो, ठीक है, यानी 16 परमाणु द्रव्यमान इकाई मेरे पास है। तो सबसे पहले क्या करूँगा, मैं उसे ग्राम में बदल दूंगा, ठीक है। किस में बदलूंगा मैं 16 ग्राम में बदलूंगा। जैसे ही मैं बदलूंगा तो ये अब मेरा क्या कहलाएगा, ये परमाणु ग्राम परमाणु द्रव्यमान कहलाएगा, क्योंकि परमाणु द्रव्यमान की इकाई को मैंने किस में बदल दिया है ग्राम में। तो ये तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये जो 16 ग्राम है ये बराबर किसके हो जाएगा 1 मोल के, किसके हो जाएगा 1 मोल के। और 1 मोल में परमाणु की संख्या कितनी होती है, तो ये इतनी होती है 6.022 × 10⁻23, यानी ऑक्सीजन की एक ग्राम में जो, जब मैं ऑक्सीजन की 16 ग्राम ऑक्सीजन की मात्रा लूँगा तो उसमें जो परमाणु की संख्या होगी वो कितनी होगी 23 होगी, ठीक है। यानी पूरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको किसी भी चीज़ का 1 मोल की परमाणु की संख्या निकालनी है तो सीधी सी बात है, आप कोई भी तत्व ले लो या आप कोई भी यौगिक ले लो, उसका आप उस तत्व के या अणु के एक परमाणु का द्रव्यमान निकालो या एक अणु का द्रव्यमान निकालो, ठीक है। तो जो भी परमाणु द्रव्यमान निकला उसको आप ग्राम में बदल दो, तो वही वो मात्रा हो, तो उस उतनी मात्रा में जो परमाणु की जो संख्या होगी या अणु की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, तो वो होगी आपकी इतनी 6.022 × 10⁻23, ठीक है। यानी कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है। लास्ट जो है वो ये है, एक परिभाषा आप लोग याद रखिएगा कि ग्राम परमाणु द्रव्यमान किससे कहते हैं, ठीक है। तो परमाणु के जो मोलर द्रव्यमान था, परमाणु के मोलर द्रव्यमान को ही हम क्या कहते हैं ग्राम परमाणु द्रव्यमान। ग्राम कब कहेंगे, जब हम लोग उसे यू से जब जी में बदल देते हैं, ठीक है, तो वही कहलाता है ग्राम परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। तो इस वीडियो को आप लोग 1 से 2 बार आप जरूर देखिएगा, 1 से 2 बार आप देख लेंगे ना तो आपको चीज़ें अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो आप जब चीज़ों को बार बार रिवाइज करेंगे ना तो ही चीज़ें समझ में आएंगी आपको, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।